मेरी शादी एक नपुंसक से करवा दी गई क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे चलेगी। मेरा पति मेरे साथ सोता भी नहीं था। मेरी सासू माँ मुझे रोज़ रात एक गिलास दूध पिलाती और उसे पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरे साथ क्या क्या होता है मुझे पता नहीं चलता, पर जब सुबह उठती तो बहुत दर्द होता। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कहानी कुछ इस तरह से है। अपनी शादी की बात सुनकर काव्या फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से? अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर, जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। काजल आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालात की जिम्मेदार भी तो वही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी ना सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं काव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार काव्या ने बताना चाहा कि वह अरुण से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अरुण और काव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अरुण काव्या के संग दिख जाता, काजल उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह काव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन काव्या को ही माला जपता रहता था और काव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। सौरभ अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? काव्या के पिता मनोहर लाल ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि काव्या मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर काव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हों। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसी का तो है, तो फिर क्या हर्ज है, अभी दें या बाद में? यह सोचकर मनोहर लाल और काजल उनकी हर डिमांड पूरी करते रहते, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मनोहर लाल ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रखकर काव्या भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अरुण अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो काव्या का दिल धड़का और फिर संभला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहाग रात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर धक रह गया काव्या का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रख कर उसने ब्याह लिया। पर क्यों क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार वालों को धोखे में रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वह कमरे से बाहर चला गया। काव्या की पूरी रात सिसकते सिसकते ही बीती। उसकी सुहाग रात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थीं उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जुबान ही नहीं खुली यह कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने सौरभ उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहाग रात बहुत मज़ेदार रही। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था
और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। काव्या समझ गई कि शायद उसके घर वालों को सौरभ के बारे में कुछ पता ना हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पग फेर पर जब मनोहर लाल उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, काव्या खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे मनोहर लाल और काजल को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह सौरभ उससे उसके मायके से लिवाने भी गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि काव्या की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे मनोहर लाल और काजल संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस काव्या ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। काव्या को अपनी ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी सौरभ ने ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है। बता क्यों नहीं देती सबको कि सौरभ ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। सासू माँ का नेचर काव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी सास बहुत सेवा करती थी बहू की और बोलती कि जल्दी से काव्या खुशखबरी दे दो। काव्या को जरा सा भी शक नहीं था कि उसकी सास को ये नहीं मालूम कि उसका बेटा नपुंसक है। काव्या कई बार बताने की कोशिश करती पर अपनी सास को बता नहीं पाती। काव्या की सास रोज उसे एक गिलास दूध का देती और कहती दूध पियो सब ठीक हो जाएगा। काव्या वो दूध रोज पीकर सो जाती और उसके बाद उसकी आंख सीधे सुबह ही खुलती। पर वो ये सोचने लगती कि रात में जो कपड़े पहनकर सोई थी वो सुबह तक उसके शरीर में अजीब तरह से लिपटे हुए होते और उसको एक अजीब सा दर्द महसूस होता और चलने में बहुत दिक्कत होती। आखिर उसके साथ क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काव्या को लगा रात को ऐसे ही सोने से हो जाता होगा और औरतों को कोई ना कोई बीमारी तो रहती ही है। हो सकता है उसी की वजह से नीचे दर्द हो रहा हो। इस तरह से एक महीना निकल गया। काव्या को शक हुआ कि कहीं दूध में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया जाता। ये पता लगाने के लिए एक रात जब काव्या ने दूध नहीं पिया, सासू माँ से दूध लेकर अपने साइड में रख लिया और बिना पिए सोने का नाटक करने लगी। करीब 10 बजे उसके कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कोई उसके कमरे में आता है। काव्या को लगा उसका पति होगा जो ये झूठ बोला कि वह नपुंसक है। अंदर में काव्या को कुछ पता नहीं चलता। हर रोज की तरह काव्या के बिस्तर पर लेटकर उसके कपड़े निकालने की कोशिश करने लगा। काव्या को अच्छा लग रहा था कि उसका पति सौरभ भले ही उसे प्यार न करता हो, पर रात में दूध पीने के बाद बिस्तर पर आता तो है। कपड़े निकलते समय काव्या ने खांसी की आवाज़ सुनी। उसे कुछ शंका हुई। काव्या ने जाकर लाइट ऑन की तो देखा उसका ससुर उसके बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटा है और काव्या को घूर रहा है जैसे तुरंत उसको नोच कर खा जाएगा। आ आप यहाँ मेरे कमरे में क्या क्या कर रहे हैं पिताजी, कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने तो काव्या को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। काव्या को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ, वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। काव्या को लग रहा था पिछले एक महीने से जो नीचे दर्द हो रहा था वो उसके ससुर की करतूत थी। काव्या बहुत डर गई कि अब उसका क्या होगा। ससुर के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। ससुर काव्या से बोला, बहू, ठहाके मार के हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है और इसीलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बना कर लाए हैं। रोज रात जो दूध पीकर तुम सोती हो उसके बाद मैं आके तुम्हारे जवानी के मजे लूटता हूँ, क्योंकि हमें अपना वंश बढ़ाने वाला चाहिए। सुनकर काव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप, क्या शर्मो हया बेच खाई है। पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने काव्या के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सौरभ और उसकी माँ खड़े मिले। घबरा कर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। उसे बचा ले, बहुत हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम तो कि ये सब जो हो रहा है ना, वैसा हमारी मर्जी से ही हो रहा है और हम तुम्हें इसी वास्ते
इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत और जो हो रहा है होने दो। रोज मिल्क तुमको ऐसे फ्री में नहीं मिलता, समझी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काव्या का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर वह अपने आप को संभालते हुए उससे कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा। हाँ, और इसीलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए। पर मैं ही क्यों, यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई। ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा आप सबने हमें। बताइए बताइए ना, चीखते हुए काव्या कहने लगी। आप लोगों को क्या लगता है मैं ये सब चुपचाप सहती रहूंगी। नहीं, बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा, असलियत बताएगी। किसे, अपने बाप को जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा। कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर। दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मढ़ रही है। काव्या के बाल खींचते हुए सौरभ कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे पसंद आ गई थी इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था। देख, करना तो तुझे वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना। बात अधूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे में बाहर निकाल दिया। फिर रात काव्या ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं। आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी काव्या को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके ननद और नंदोई। अब वही थे जो इस नरक से आज़ाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब काव्या ने आंसू न बहाए हों। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था वह सिहर उठती थी। काव्या को तो बात परेशान किए जा रही थी कि कहीं उसके ससुर का अंश उसकी कोख में पल तो नहीं रहा। इस बीच जब मनोहर लाल अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे लोग यह कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग काव्या को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। मन ही मन खुशी से झूम उठते मनोहर लाल यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है, लेकिन असलियत से वे वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। काव्या भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। अब उसने दूध पीने से मना कर दिया था, लेकिन उस रात तो हद ही हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसी जबरदस्ती देखकर वह बोली, अभी तक तो नशे में मेरे साथ गंदा काम किया जा रहा था और अब खुल्लम खुल्ला जबरदस्ती। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्या करती बेचारी, उठाकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा, और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ों से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नज़रें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर मनोहर लाल और काजल हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। आनन फानन में वे अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गए, और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा, तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाएं, वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोग क्या समझे, हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सबने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक क्यों न जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं। तुम सबको तो जेल होगी ही, और तुम्हारा बाप जिसने मेरी बेटी की ये हालत की है उसे तो फांसी न दिलवाई मैंने, तो मेरा नाम भी मनोहर लाल नहीं। बोलते बोलते मनोहर लाल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मनोहर लाल की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वो लोग थे ही। अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो, रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। अपना पसीना पोंछते हुए सौरभ के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो
इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहें उनसे ले लें, जितने मर्जी थप्पड़ मार लें, पर पुलिस में ना जाएं। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए, यह सोचकर मनोहर लाल को भी यही लगा। लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि सौरभ काव्या को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आज़ाद कर दे, मरता क्या ना करता। बगैर किसी शर्त के सौरभ ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। काव्या का चेकअप करवाया गया तो वह पेट से निकली। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। काव्या ने बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं दिया। वहाँ से तो काव्या आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसे विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना ठीक से कुछ खाती ना पीती और ना ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए, कहीं वह कुछ कर ना ले, यह सोच सोच कर मनोहर लाल और काजल की जान सूखती रही। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें जो फिर से काव्या पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे, अपनी जिंदगी से उसे प्यार हो जाए। काव्या बेटा, देखो तो कौन आया है। उसकी मां ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नजरें उठाकर देखा, पर उसकी आंखें चौंधिया गईं। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। अरुण, हौले से उसके मुंह से निकला। काजल और मनोहर लाल जानते थे कि कभी काव्या और अरुण एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और खुद ही वे उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब अरुण ही उनकी बेटी के होंठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर काव्या का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने अरुण को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद अरुण ने पूछा, कैसी हो काव्या? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे, मैं अरुण हूँ अरुण, अब याद आया? उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अरुण उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सबकी नज़रें बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में ही बैठकर कॉफ़ी पीते थे। अरुण उसे उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर काव्या थी कि बस शून्य में ही देखे जा रही थी। काव्या की ऐसी हालत देखकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है काव्या, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूं अरुण, क्या करूं मैं? मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा, फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए काव्या कहने लगी। उसकी बातें सुनकर काजल भी फपक फपक कर रोने लगी। काव्या का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर अरुण कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम उन गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहें। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन की खुशियों के उजाले से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। काव्या, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे, उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम इस गंधाते अंधेरे से निकलना ही होगा दिव्या। अरुण की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था काव्या पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है अरुण? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। अरुण की बातों ने उसे नजर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह कह रहा हो कि काव्या, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है काव्या, फिर देखो तो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। काव्या बोली, अरुण, ये सब पता होते हुए कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं वर्जिन भी नहीं हूँ, क्या तुम मुझे अपना बना पाओगे? अरुण बोला कि तुमने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। जो हुआ उस, उसे बुरे सपने की तरह भूल जाओ और आ जाओ मेरी जिंदगी में। जब काव्या ने ऐसी बात सुनी तो अरुण के सीने से लगकर काव्या बिलख बिलख कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। अरुण ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाएं और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े मनोहर लाल और काजल की आंखों से भी अविरल आंसू बह रहे थे, पर ये आज खुशी के आंसू थे,
क्योंकि उनकी बेटी फिर से एक नए जीवन में बंधने जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।